जो हमने कवर अप करना है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री जो है ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द फिनोमिनन occurring at the surface of a solid or of a liquid or at the interface of the two bulk phases। तो ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है फिनोमिनन occurring at the surface of a phase or at the interface of the two phases। इसमें सबसे पहले हमने करना है एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? सो एड्सॉर्प्शन क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कि एक सब्सटेंस सॉलिड या फिर लिक्विड किसी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस के ऊपर रिटेन कर लेता है। सरफेस के ऊपर रिटेन करेगा और उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड या फिर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड जो होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट इन द बल्क। तो एड्सॉर्प्शन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सिलिका जेल है। सिलिका जेल पानी को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है। सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, बल्क में प्रेजेंट नहीं होंगे। सो दिस इज एड्सॉर्प्शन। इसका डिफरेंस क्या है? एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? ये जो एब्सॉर्प्शन है दिस इज अ बल्क फिनोमिनन। इस केस में जो मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब होंगे उनकी कंसंट्रेशन विल बी सेम थ्रू आउट इन द बल्क। पूरे बल्क में कंसंट्रेशन सेम होगी। फॉर एग्जांपल एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जब वो पानी को एब्सॉर्ब करेगा तो पानी की कंसंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड में सेम होगी थ्रू आउट। उतनी ही सरफेस पे ऊपर है, उतनी ही बल्क में है। कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम थ्रू आउट। सो एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन ये सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस पे होता है। जैसे सिलिका जेल पानी को एब्सॉर्ब कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन विल बी मोर एट द सरफेस देन इन द बल्क। लेकिन एब्सॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिनन है। इस केस में जो कंसंट्रेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की दैट विल बी सेम थ्रू आउट द सैंपल, थ्रू आउट द कैल्शियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो मैंने कहा कि एड्सॉर्प्शन के केस में मैंने कहा कि जो चीजें एड्सॉर्ब हो रही हैं, जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रही हैं, उनकी कंसंट्रेशन विल नॉट बी सेम थ्रू आउट। तो दो तरह की एड्सॉर्प्शन हो सकती है, एक तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, एक नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या है? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी एट द सरफेस और बल्क में कम होगी। तो अंदर सब्सटेंस के जिसमें कोई चीज एड्सॉर्ब हो रही है, अंदर जो है बल्क में उसकी कंसंट्रेशन कम होगी लेकिन सरफेस के ऊपर ज्यादा होगी। इस तरह से अगर एड्सॉर्प्शन होती है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। जनरली जब हम एड्सॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं दैट इज फॉर positive adsorption only, but there is negative adsorption also। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा होगी, सरफेस पे कम होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस कांस्टेंट नहीं होती थ्रू आउट द बल्क। हो सकता है कंसंट्रेशन जो है वो सरफेस पे ज्यादा है, बल्क में कम है। जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है, बल्क में अंदर उस सब्सटेंस के कम है, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन हुई है। लेकिन अगर बल्क में ज्यादा हो कंसंट्रेशन, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ है उसकी कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा हो, सरफेस पे कम हो, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट वी विल डू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जिस चीज पे गैसेस एड्सॉर्ब हो रही हैं, जैसे सॉलिड और गैसेस का केस लें कि किसी सॉलिड पे गैस एड्सॉर्ब हो रही है तो सॉलिड इज एड्सॉर्बेंट और गैस जो है दैट इज एड्सॉर्बेट। अब फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब सेम गैस हो और सेम टेम्परेचर हो, वो सेम गैस डिफरेंट सॉलिड्स पे डिफरेंट रेट्स होते हैं उसके एड्सॉर्प्शन के। दैट मीन्स जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है एक पर्टिकुलर गैस का ऑन डिफरेंट सॉलिड्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। कौन सा सॉलिड है जिस पे एड्सॉर्प्शन हो रही है? जैसे चारकोल है, वो पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन और कोई सॉलिड होगा वो एड्सॉर्ब नहीं करेगा। सो जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। सेकंड फैक्टर इज surface area of the adsorbent। surface area of adsorbent, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। तो जैसे आप किसी सॉलिड को ब्रेक डाउन कर दें स्मॉल पीसीज में तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसका इंक्रीज हो जाएगा। ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में क्रश कर दें किसी सॉलिड को तो उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है उसके ग्रैन्यूल्स बनाने पे। सो लार्जर द सरफेस एरिया लार्जर विल बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। नाउ थर्ड फैक्टर इज nature of gas। थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ गैस, जो एड्सॉर्ब हो रही है उस पे भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। इनको करने से पहले आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। इस फैक्टर को करने से पहले किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो ये हमने गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कर रखा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये वो टेम्परेचर होता है किसी भी गैस के लिए जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता जितना मर्जी हाई आप प्रेशर लगा दो। तो ये मैंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई मे बी द प्रेशर। मान लीजिए दो गैसेस हैं, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, एक का 10 डिग्री सेल्सियस है, और रूम टेम्परेचर इंडियन कंडीशंस में इट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। ये मान लीजिए बी टाइप ऑफ गैस है, ये ए टाइप ऑफ गैस है। तो किस गैस को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है? बी टाइप ऑफ गैस को, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है उसको लिक्विफाई करना इजी है। क्यों इजी है? बिकॉज 25 से 15 तक ले जाना टेम्परेचर इजी है, 25 से 10 तक ले जाना डिफिकल्ट है। इस गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो आपको टेम्परेचर 15 से कम करवाना पड़ेगा। 15 से जब कम कराओगे उसके बाद अगर प्रेशर लगाओगे इस गैस पे तो ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी। इस गैस को अगर लिक्विफाई करवाना है तो इस गैस को सबसे पहले आपको 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसको लिक्विफाई किया जा सकता है प्रेशर इंक्रीज करवाने पे। कहने का मतलब हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ गैस मोर इज द ईज ऑफ इट्स लिक्विफिकेशन। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी गैस का उसको उतना इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है। अब बी को इजीली लिक्विफाई क्यों किया जा सकता है? बिकॉज बी में ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इन ए। जिस गैस को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है उसमें ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी। गैस और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हैं, गैसेस में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन कम है। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स नजदीक हैं आपस में और गैसेस में वो दूर दूर हैं। अगर आप गैस को प्रेशर लगा दो, गैस पे प्रेशर लगा दो तो वो लिक्विड बन जाती है, लेकिन तब बनती है अगर उसका टेम्परेचर जो है
क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। अब मैं कह रहा हूं कि बी को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है एज कंपेयर टू ए। इसका मतलब ये है कि बी के बीच में बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ए, इसीलिए इसमें कम प्रेशर लगा के आप इजीली इसको लिक्विफाई कर सकते हो बी को। अब जिस गैस का ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा है, जिस गैस को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है, उसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आपस में ज्यादा हैं और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ भी ज्यादा होंगी। जिस सॉलिड पे ये एड्सॉर्ब होगी उसके साथ भी इंटरेक्शंस इसकी ज्यादा होंगी बी टाइप ऑफ गैस की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है उसको लिक्विफाई इजीली किया जा सकता है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उस गैस का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, more will be the rate of adsorption of that gas on a solid. Next जो factor है that is temperature. Now जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इवॉल्व होती है। और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन अ पर्टिकुलर सॉलिड। जब 1 मोल कोई गैस एड्सॉर्ब होती है किसी सॉलिड पे तो अमाउंट ऑफ हीट जितनी निकलेगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन या हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऐसे करके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। सॉलिड प्लस गैस, गैस जब एड्सॉर्ब हो रही सॉलिड पे, पहले डिफरेंट है, वो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जब गैस एड्सॉर्ब होगी एड्सॉर्प्शन के साथ साथ हीट इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस पे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा दीजिए, क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करवाने पे? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो तो वो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा सो दैट टू काउंटर द इफेक्ट विच हैज कॉज्ड इट। जिस चीज को डाल के, जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करवा रहे हो तो इक्विलिब्रियम चाहेगा टेम्परेचर वापस वहीं पे पहुंच जाए जहां पे था, डिक्रीज हो जाए। तो इस साइड को है एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व हो रही है। इस साइड को है एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रही है इस साइड को। दैट मींस जब टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे आप तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा। लेफ्ट साइड को शिफ्ट होने का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस है इस साइड को, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे। और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने का मतलब है गैस डिसॉल्व हो जाएगी, इट विल गेट डिसॉल्व्ड। डिसॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन होती है। जब गैस लग रही है सॉलिड पे जाके, मॉलिक्यूल्स वहां पे जाके लग रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन। जब निकल रही है गैस, मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं सॉलिड सरफेस से, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। इसको कंडेंसेशन भी कहा जाता है एड्सॉर्प्शन को, और डिसॉर्प्शन को इवेपोरेशन भी कहा जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, डिसॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। So this can be explained, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है that can be explained on the basis of ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक बार फिर से देखिए, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, सॉलिड गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन सॉलिड जब होगी, एड्सॉर्प्शन जब हो जाएगी, हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इस साइड को, इस साइड को एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड साइड में शिफ्ट होगा। दैट मींस गैस जो एड्सॉर्ब्ड थी सॉलिड पे वो निकल जाएगी, डिसॉर्प्शन हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करवाने पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर।
जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उतना ज्यादा वो एड्सॉर्ब होगी. हायर द प्रेशर ऑफ द गैस, मोर विल बी द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन. नेक्स्ट फैक्टर इज एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट या फिर एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड. एक्टिवेशन मीन्स एड्सॉर्बेंट की एक्टिविटी इंक्रीज करवा देना इज कॉल्ड एक्टिवेशन. कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसका इंक्रीज करवा देना इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन एक्टिवेशन. एक्टिवेशन कैसे करवाई जा सकती है एड्सॉर्बेंट की? या तो मैकेनिकल रबिंग से करवाई जा सकती है कि पहले जो साइट्स थी अगर पूरी की पूरी गैस मॉलिक्यूल्स वहां पे एड्सॉर्ब हो गए, उसके बाद उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होना मुश्किल है. अब उसको एक्टिवेट करना है, दैट मीन्स जो गैस एड्सॉर्ब्ड है उसको वहां से निकालना है सो दैट साइट्स जो हैं वो खाली हो जाएं, बेयर हो जाएं. कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो? एक्टिवेशन करने के कई मेथड्स हैं. एक तो आप मैकेनिकल रबिंग से उसको एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर एक्टिवेशन का एक और मेथड भी है कि उस सॉलिड को आप बारीक बारीक पीसेस में सब डिवाइड कर दो, ग्रेन्यूल्स बना दो. उसके ग्रेन्यूल्स बनाने का फायदा क्या होगा कि सरफेस एरिया आप उसका इंक्रीज करवा दोगे. जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा उसका. लास्ट मेथड जो है इसका कि आप जो चारकोल है या फिर जो एड्सॉर्बेंट है उसको आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप उसको वैक्यूम की प्रेजेंस में सुपर हीटेड वैक्यूम में या फिर सुपर हीटेड स्टीम में आप उसको हीट करो. उसका फायदा ये होगा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब्ड हैं सॉलिड के सरफेस पे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगी उसकी. तो लास्ट फैक्टर जो था दैट इज एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट. एक्टिवेशन करने का मतलब है उसको एक्टिवेट कर देना, रेट उसका इंक्रीज करवा देना, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उसका इंक्रीज करवा देना. तो मैंने कहा एक मेथड है मैकेनिकल रबिंग से. सेकंड मेथड है कि उसको आप सब डिवाइड कर दो कई पीसेस में, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा. थर्ड मेथड जो है वो है कि आप उसको सुपर हीटेड स्टीम में या फिर वैक्यूम की प्रेजेंस में हीट करो. उससे क्या होगा कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल जो होंगी गैस मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होने के लिए वो इंक्रीज हो जाएंगी. नेक्स्ट हमने करना है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शंस. एक एड्सॉर्प्शन है फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन. सेकेंड टाइप इज केमिजॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन. बेसिक डिफरेंस जो है इनका फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन का ये है कि जब गैसेस एड्सॉर्ब हो रही हैं इस केस में सॉलिड्स के ऊपर तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो हैं दे आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस. फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगी? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. केमिकल एड्सॉर्प्शन में नाम से पता चल रहा है फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन विल बी सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड्स. Similar to chemical bonds in this case. नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो रिलीज होनी है दैट इज लेस, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल. बट इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन में दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 40 to 400 किलो जूल्स पर मोल. इस केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. टेम्परेचर इंक्रीज करवाने पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस. लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस.
इसके अभी रीजंस हम करेंगे बाद में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो मैं कर रहा हूं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, इस केस में फिजिकल में। केमिकल में पहले ये इंक्रीज करेगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिक्रीज करेगा। ये रिवर्सिबल है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज इरिवर्सिबल। एक बार केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया उसके बाद इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट इज इरिवर्सिबल। इट इज नॉट स्पेसिफिक, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, whereas केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉलिड के साथ ही बॉन्ड बना सकती है, तो इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इस केस में जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, कि हायर द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस, हायर द टीसी ऑफ अ गैस, मोर विल बी द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। बट इस केस में ऐसा नहीं है केमिकल एब्जॉर्प्शन में। तो बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बताए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है उसमें गैस और सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन में देयर फोर्सेस जो इंटरेक्शन की होंगी दे विल बी सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड्स। इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट इज 20 टू 40 किलो जूल्स पर मोल, इस केस में इट इज 40 टू 400 किलो जूल्स पर मोल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, केमिकल एब्जॉर्प्शन में पहले ये इंक्रीज करता है उसके बाद इट डिक्रीजेस। ये रिवर्सिबल है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। कोई पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉलिड पे ही एब्जॉर्ब होगी। ये इस केस में एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जब गैसेस एब्जॉर्ब हो रही हैं दे कैन फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स, लेकिन इस केस में केमिकल एब्जॉर्प्शन में ओनली यूनी मॉलिक्यूलर लेयर्स आर फॉर्म्ड। दिस वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, जो मेजर डिफरेंसेस हैं इन केस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज फ्रिंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है? आइसोथर्म्स, आइसो मीन सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम प्रेशर के साथ स्टडी करें कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करवाने पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को क्या होगा, ऐसे ग्राफ्स को जिसमें कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज स्टडीड बाय चेंजिंग द प्रेशर्स इज नोन एज या आर नोन एज आइसोथर्म्स। तो सबसे पहले फ्रिंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स करेंगे। फ्रिंडलिच साइंटिस्ट था, उसने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी किए थे कि लो प्रेशर पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे आती है, हाई प्रेशर पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर्स पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे वेरी करता है। तो फ्रिंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में ग्राफ बनेगा प्रेशर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए जब एडजॉर्प्शन होती है तो डिसॉर्प्शन भी साथ साथ में होने लग जाती है और एक स्टेट आती है इक्विलिब्रियम स्टेट। उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम प्रेशर कहते हैं उसको। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे प्रेशर्स ले रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम प्रेशर्स हैं और डिफरेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर्स पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे वेरी कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x/m।
x क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड, m क्या है, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट या मास ऑफ द सॉलिड जिस पे एड्सॉर्प्शन हो रही है। तो x क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड, m क्या है, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, p इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर। लो प्रेशर्स पे देखें तो ग्राफ ऐसे करके स्टेट आता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाई प्रेशर्स पे ग्राफ वैसे ऐसे को जाएगा, ये एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये स्ट्रेट जा रहा है, यहां से ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। दैट मीन्स एक्स ओवर एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर चाहे आप इंक्रीज करी जाओ, एक्स ओवर एम जो है वो कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर पीएस। और लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन आ रही है ऐसे को पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है 90 को 45 45। तो दैट मीन्स जब ऐसे करके ग्राफ आता है तो दैट मीन्स ये वाली जो क्वांटिटी है दैट हैज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वांटिटी। तो दैट मीन्स इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर्स x over m is directly proportional to pressure or is directly proportional to p raised to power 1, and at high pressures x over m is independent of pressure। यहां से हाई प्रेशर पे देखिए, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, एक्स ओवर एम कांस्टेंट है। दैट मींस एक्स ओवर एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, एक्स ओवर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 0। तो लो प्रेशर पे एक्स ओवर एम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 1। हाई प्रेशर पे एक्स ओवर एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 0। इंटरमीडिएट प्रेशर्स के लिए ये वाली जो रेंज है यहाँ पे, इंटरमीडिएट प्रेशर्स के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ओवर एम will be directly proportional to p raised to power 0 से 1। और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट प्रेशर्स के लिए for intermediate pressures x over m is directly proportional to p raised to power 1 upon n। 0 से 1 कैसे आएगा, अगर n यहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जैसे 2 ले लिया n को, 1 upon 2 मीन्स 0.5, 0.5 0 से 1 के बीच में आ रहा है। So x over m will be directly proportional to p raised to power 1 upon n, where n is a positive integer for intermediate pressures। देखिए एक बार फिर से, जो फ्रिंडलिच ने एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी किया था, x और m है, ये x यहाँ पे है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, p यहाँ पे है x यहाँ पे है अमाउंट ऑफ गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड, m यहाँ पे है मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, p यहाँ पे है इक्विलिब्रियम प्रेशर। स्टडी किया जब लो प्रेशर पे ऐसे करके ग्राफ आया, हाई प्रेशर पे ऐसे करके आया। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर प्रेशर है, सैचुरेशन प्रेशर जिसको कहते हैं, उस सैचुरेशन प्रेशर के बाद जो ग्राफ आ रहा है उस पैरेलल आ रहा है विद दिस एक्सिस प्रेशर के साथ, मतलब प्रेशर इंक्रीज करते जाओ लेकिन x ओवर m जो है कांस्टेंट रहेगा उस सैचुरेशन प्रेशर के बाद। तो देखिए लो प्रेशर्स पे x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या p रेज्ड टू पावर 1। हाई प्रेशर्स पे x ओवर m इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, दैट मींस x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड टू पावर 0। इंटरमीडिएट के लिए क्या आना चाहिए, x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड टू पावर 0 से 1। लिमिट्स क्या आ रही है, 0 और एक 1, तो 0 से 1 आना चाहिए। दैट मीन्स ऐसे लिखा जा सकता है कि x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड टू पावर 1 अपॉन n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें यहां पे, दैट विल बी x ओवर m इज इक्वल टू x ओवर m is equal to k p raised to power 1 upon n। k क्या है, कांस्टेंट है which depends upon nature of the gas and nature of the adsorbent। this is called Freundlich adsorption isotherm। ये जो है x over m is equal to k p raised to power 1 upon n, this is called
फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए इससे इस इक्वेशन पे आप क्या कीजिए, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ द साइड्स, फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में लॉग लेते हैं अगर दोनों साइड पे, तो इट विल बी लॉग ऑफ x ओवर m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1/n log of p। दिस इक्वेशन जो है दिस इज कंपेरेबल विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। दैट मीन्स y आप लें अगर log ऑफ x ओवर m, x आप लें log ऑफ p, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। y एक्सिस पे वी हैव log ऑफ x ओवर m एंड x एक्सिस पे वी हैव log ऑफ p। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए ऐसे को विद अ पॉजिटिव स्लोप। इसको एक्सट्रापोलेट करें तो दिस विल बी इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस दैट इज log ऑफ k, और जो स्लोप आएगा दैट विल बी 1/n। दिस इज फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से आप कैसे स्टडी कर रहे हो। तो इसमें जब स्टडी किया गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से कंपेयर किया गया, तो कुछ डेविएशंस आई फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में। नंबर 2, इसकी रेंज कम है जरा। फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की प्रेशर रेंज कम है क्योंकि हाई प्रेशर्स पे लीनियरिटी से ग्राफ थोड़ा डेविएट करता है, डेविएट्स फ्रॉम द लीनियरिटी। इसलिए फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद लैंगमुर एडसॉर्प्शन आया था, उसने इसकी शॉर्टकमिंग्स को पूरा कर दिया। इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या आ रही हैं, एक तो इसकी प्रेशर की रेंज कम है, हायर प्रेशर्स पे ये लीनियरिटी से वेरी कर रहा है, लीनियरिटी से डेविएट कर रहा है। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हैं उससे इसकी वैल्यूज, इससे जो फाइंड आउट की जा रही हैं वैल्यूज और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जब कंपेयर किया गया तो बराबर वैल्यूज नहीं आई। देयर वाज डिफरेंस इन द रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, x ओवर m की वैल्यूज में थोड़ा डिफरेंस आया एज कंपेयर्ड विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तो इसलिए फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद लैंगमुर एक साइंटिस्ट आया, उसने लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म दिया जो कि जिसने की इसकी शॉर्टकमिंग्स को पूरा किया। सो नेक्स्ट इज लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म करने से पहले उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि एडसॉर्प्शन कैसे होती है, डिसॉर्प्शन भी साथ में हो रही होती है, किन किन चीज़ों पे एडसॉर्प्शन डिपेंड करती है। तो वो कुछ पॉइंट्स हम करेंगे। लैंगमुर एडसॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं उसको। तो लैंगमुर एडसॉर्प्शन थ्योरी जो है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लैंगमुर ने कहा कि एडसॉर्प्शन किसी सॉलिड पे गैस की, जब कोई गैस एडसॉर्ब हो रही है किसी सॉलिड पे, तो तब तक एडसॉर्ब होती रहेगी जब तक कि एक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म ना कर ले। वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स फॉर्म नहीं होंगी, ऐसा कहा लैंगमुर ने। नंबर 2, ये भी उसने पॉइंट दिया कि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स अवेलेबल। जो साइट्स ऑक्यूपाइड है वहां पे, अब क्योंकि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर तो बन नहीं सकती, अगर एक लेयर बन गई, जितनी साइट्स ऑक्यूपाई होनी थी अगर वो होगी, उसके आगे एडसॉर्प्शन नहीं होगी। सो फर्स्ट पॉइंट लैंगमुर का, जो एडसॉर्प्शन है जब गैस एडसॉर्ब होगी दैट विल फॉर्म ओनली अ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑन अ पर्टिकुलर सॉलिड। जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स अवेलेबल। जितनी खाली साइट्स हैं उतनी जगह पे, उस पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड करेगा। अगर खाली साइट ज़्यादा अवेलेबल है गैस को एडसॉर्ब होने के लिए, गैस मॉलिक्यूल्स को एडसॉर्ब होने के लिए, तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर खाली साइट्स कम अवेलेबल हैं, वेकेंट साइट्स कम अवेलेबल हैं,
तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी। नेक्स्ट उसने कहा कि स्टार्टिंग में खाली साइट्स अवेलेबल किसी भी सॉलिड के सरफेस पे काफी ज्यादा होंगी, इसलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में काफी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे साइट्स फुल होनी शुरू होंगी तो उसके साथ साथ इवेपोरेशन होना भी शुरू हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना भी शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा जिसके बाद एक जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी और इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट उसने दिया कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है किसी गैस का एब्जॉर्ब होने का जो रेट है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब्ड। उस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। These were certain points of Langmuir adsorption theory और इसी के बेसिस पे उसने Langmuir adsorption isotherm दिया था। और Langmuir adsorption isotherm जो है that is a better isotherm as compared to Freundlich adsorption isotherm, क्योंकि Freundlich adsorption isotherm में कुछ shortcomings हैं। नंबर 1, वो डेविएट करता है फ्रॉम द लीनियरिटी। जो ग्राफ हमने बनाया वो ग्राफ जो है लीनियरिटी से डेविएट करेगा हाई प्रेशर्स पे, दैट मींस उसकी प्रेशर की रेंज कम है, इसमें प्रेशर की रेंज ज्यादा है। लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से जो ग्राफिकली हमने लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आया उससे अगर वैल्यूज निकाली जाएं रेट ऑफ एडसॉर्प्शन की डिफरेंट प्रेशर्स पे, तो वैल्यूज जो है वो मैच करती हैं विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। लेकिन फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में वैल्यूज जो थी थोड़ी डेविएट कर रही थी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लैंगमुइर एडसॉर्प्शन थ्योरी, जो लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कैसे आया देखिए। लैंगमुइर ने माना let the sites occupied, let the fraction of the sites occupied by the gas molecules let the fraction of the sites occupied is equal to theta। तो अगर fraction of sites occupied is equal to theta, therefore the fraction of sites unoccupied क्या होंगी? 1 minus theta। तो rate of adsorption will be directly proportional to जितनी साइड्स खाली हैं 1 minus theta। Now rate of adsorption also depends pressure of the gas जो कि adsorb हो रही है। That means rate of adsorption जो है that is equal to, that is directly proportional to P 1 minus theta। This is rate of adsorption, or we can say that rate of adsorption is equal to K1 P into 1 minus theta। और जो rate of desorption होगा या rate of evaporation जो होगा that is directly proportional to जितनी साइट्स ऑक्यूपाइड हैं, जितनी साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी उसी के हिसाब से रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितनी साइट्स ऑक्यूपाइड हैं। दैट मींस रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू k2 थीटा। ये दो इक्वेशंस आ रही हैं 1 and 2। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। सो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडसॉर्प्शन आप रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के इक्वल कर दीजिए, दैट मींस K1P इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू K2 थीटा। यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा विल बी इक्वल टू, पहले ओपन अप कीजिए K1P
नेक्स्ट विल बी K1P इंटू थीटा इज इक्वल टू K2 थीटा। थीटा वाली वैल्यूज एक साइड ले लीजिए, ये वाली उस साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी K1P इज इक्वल टू K2 थीटा प्लस K1P थीटा। थीटा को कॉमन लीजिए, K1P थीटा K2 प्लस K1P, so theta will be equal to K1P upon K2 plus K1P, या नीचे लेके आए। नाउ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय K2 तो क्या आ जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 अपॉन P डिवाइडेड बाय 1 प्लस K1 upon K2 into P. So now this K1 upon K2 is a constant which is represented by B. This K1 upon K2 is a constant which is represented by B. So this theta is equal to BP upon 1 plus BP. Theta is equal to BP upon 1 plus BP. तो आगे करने से पहले एक बार फिर से देखिए, जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, सबसे पहले लैंगमुइर ने माना कि लेट द फ्रैक्शन ऑफ द साइड्स ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू थीटा रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अगर फ्रैक्शन ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड थीटा है तो फ्रैक्शन ऑफ साइड्स अनऑक्यूपाइड कितनी होंगी, 1 माइनस थीटा। नाउ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा। जितनी साइड्स खाली मिलेंगी गैस को एड्सॉर्ब होने के लिए उतना ज्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। Therefore rate of adsorption is also directly proportional to pressure of the gas. जितने जोर से प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस का उतना ज्यादा उसकी एड्सॉर्प्शन होगी। और we can say that rate of adsorption is directly proportional to P into 1 minus theta. और rate of adsorption is equal to K1, K1 constant है, P into 1 minus theta. Similarly rate of desorption जो है that is directly proportional to theta. जितनी साइड्स ऑक्यूपाइड है उसी हिसाब से rate of desorption होना है। और rate of adsorption therefore is equal to K2 into theta. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे rate of adsorption और rate of desorption इक्वल हो जाएंगे। So at equilibrium rate of adsorption is equal to rate of desorption, तो इक्वल कर दिए और यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली और K1 को डिवाइड ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे डिवाइड किया K2 से, तो आ गया ये K1 upon K2P 1 plus K1 upon K2P. Theta is equal to BP upon 1 plus BP. B is another constant which is K1 upon K2. इसके बाद लैंगमुर ने कहा कि जो x over m है, x क्या है यहाँ पे, mass of the gas adsorbed and m is mass of the adsorbent. So this will be equal to number of sites occupied, or we can say that x over m will be directly proportional to जो sites occupied हैं, x over m is directly proportional to theta, or we can say that x over m is equal to K3 theta. x over m क्या है, जो mass of the gas है adsorbed solid पे, x is mass of the gas adsorbed, m is mass of the adsorbent, that will be directly proportional to theta. theta क्या है, number of sites occupied. ये इसलिए कह पाया लैंगमुइर बिकॉज उसने ये भी कहा है कि यूनिमोलिकुलर लेयर बनेगी, बस मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर नहीं बननी है, इट विल बी यूनिमोलिकुलर लेयर ओनली। तो यूनिमोलिकुलर लेयर बन रही है इसलिए नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड मान लीजिए थीटा है, तो x over m will be directly proportional to theta, और x over m is equal to K3 theta. K3 is another constant. Now थीटा की वैल्यू यहां से यहां डालिए तो x over m जो है that will be K3 into theta की वैल्यू वहां से BP 1 plus BP. Now K3 into B, it is another constant represented by A, तो AP
डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीपी, दिस इज एक्स ओवर एम। नाउ इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लेके जाना है हमने। इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले तो अगर p को नीचे लेके आए यहां पे तो क्या बन जाएगा, ये x ओवर m डिवाइडेड बाय p नीचे लेके आए, और दैट इज a डिवाइडेड बाय 1 प्लस bp। तो अभी ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे नहीं आया, बिकॉज यहाँ दो फ्रैक्शंस आनी चाहिए यहाँ पे, तो इसको रिवर्स कीजिए, उल्टा कीजिए। दिस विल बी p अपॉन x ओवर m इज इक्वल टू 1 प्लस bp डिवाइडेड बाय a, और p ओवर x ओवर m इज इक्वल टू 1 प्लस bp अपॉन a, सॉरी 1 अपॉन a, इसको ब्रेकअप कर दें, तो दिस विल बी 1 अपॉन a प्लस bp upon a. Now this is comparable with y is equal to mx plus c. That means अगर आप ग्राफ बनाएं, अगर आप p अपॉन x ओवर m, y एक्सिस पे p अपॉन x ओवर m, और x एक्सिस पे वी विल हैव प्रेशर, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पॉजिटिव, इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और स्लोप विल बी इक्वल टू b अपॉन a, और एक्सट्रापोलेट करें अगर इसको, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट एज 1 अपॉन a। ना इस केस में जो ग्राफ आ रहा है दैट विल नॉट डेविएट फ्रॉम द लीनियरिटी, और यही स्पेशलिटी है लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की, चाहे प्रेशर आप इंक्रीज कर दें लेकिन इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम द लीनियरिटी। इसका हाई प्रेशर रेंज है, और इसकी वैल्यूज जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ मैच करती हैं। सो लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली x ओवर m, जो बीच में हमने निकाली थी, लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म x ओवर m इज इक्वल टू AP divided by 1 plus BP. This is Langmuir adsorption isotherm. इक्वेशन ये वाली बेसिकली Langmuir adsorption isotherm इक्वेशन है, और ग्राफ जो बनाया हमने वो आ रहा है आपका P अपॉन x ओवर m वर्सेस P के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, पॉजिटिव स्लोप, स्लोप विल बी इक्वल टू b अपॉन a, y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a. So this was Langmuir adsorption isotherm. नेक्स्ट इसमें और पीछे वाले में भी फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में भी जहां पे प्रेशर्स आ रहे थे उसकी जगह अगर कंसंट्रेशंस ले ली जाएं, कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशंस ले ली जाएं, तब आप सॉल्यूशन में से जो सोल्यूट एडसॉर्ब कराना है किसी सॉलिड पे उसका रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी स्टडी कर सकते हो। जैसे शुगर सॉल्यूशंस होती हैं, शुगर सॉल्यूशंस को डीकलराइज किसके ऊपर किया जाता है, शुगर सॉल्यूशन को डीकलराइज किया जाता है एनिमल चारकोल के ऊपर रख के। उसको एनिमल चारकोल सॉलिड है, एनिमल चारकोल क्या करेगा, जो शुगर सॉल्यूशन का कलर्ड मैटर है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसमें सस्पेंडेड कलर्ड मैटर, उसको एड्सॉर्ब कर लेगा। तो उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन स्टडी करना हो, ये तो हमने किया गैसेस का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द सॉलिड्स, तो वहां पे हमने प्रेशर लिया, P इज द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड, इक्विलिब्रियम प्रेशर है। लेकिन अगर सॉल्यूशंस के केस में रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन स्टडी करना हो तो लैंगमुइर एडसॉर्प्शन में P की जगह आपने C लिख देना है, फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो हमने पहले किया उसमें भी P की जगह C लिख देना है। तो x ओवर m यहां पे क्या बन जाएगा, AC डिवाइडेड बाय 1 प्लस BC, बाकी कोई चेंज नहीं है। C प्रेशर की जगह C है, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये दो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स हमने किए, और ये जो सेकंड वाला एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है इसके बेसिस पे हमने करना है कि जो फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है दैट इज स्पेशल केस
Freundlich adsorption isotherm is a special case of Langmuir adsorption isotherm. What is Langmuir adsorption isotherm? X over m is equal to AP divided by 1 plus BP. इस केस में आप लो प्रेशर्स लीजिए भला. एट लो प्रेशर्स आप इस प्रेशर को जो डिनोमिनेटर में है BP को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. एट लो प्रेशर्स BP is very less as compared to 1. दैट मीन्स आप डिनोमिनेटर में BP को नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो क्या बचेगा? X over m is equal to AP, और we can say that X over m is directly proportional to P raised to power 1 और directly proportional to P, जो कि Freundlich adsorption isotherm में था ऐसा. और at high pressures हाई प्रेशर्स पे आप बीपी को नेग्लेक्ट नहीं करोगे, 1 को नेग्लेक्ट कर दोगे. जो भी नेग्लेक्ट करना है दैट हैज टू बी इन दी डिनोमिनेटर. सो एक्स ओवर एम विल बी इक्वल टू एपी डिवाइडेड बाय बीपी ओनली, बिकॉज हाई प्रेशर्स पे बीपी जो है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1. सो आपने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या आ गया? ये एक्स ओवर एम is equal to A upon B. That means pressure है ही नहीं. That means we can say that X over M is directly proportional to P raised to power 0. Low pressure पे X over M is directly proportional to P raised to power 1. High pressures पे X over M is directly proportional to P raised to power 0. That means ये कौन सा आइसोथर्म हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द एडसॉर्प्शन आइसोथर्म? कुछ स्पेशल केसेस बनाए हमने लो प्रेशर के, हाई प्रेशर के, और लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म वाली इक्वेशन पे लगाए, और वी आर गेटिंग कि लो प्रेशर्स पे x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और हाई प्रेशर्स पे x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड टू पावर 0. दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. दैट मींस वी कैन से दैट इंटरमीडिएट प्रेशर्स के लिए, फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर्स x ओवर m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज्ड टू पावर 1 अपॉन n, और n यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, और we can say that x over m is equal to k p raised to power 1 upon n, where n is a positive integer. So हमने Freundlich adsorption isotherm को निकाल लिया, उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को निकाला है from Langmuir adsorption isotherm. So we can say that Freundlich adsorption isotherm जो है वो एक स्पेशल केस है Langmuir adsorption isotherm का.